Hello, dear students. Welcome to online English classes. And dear students, today we are going to discuss a very important topic of English grammar, and it is important for all classes and for the students who are preparing for competitive exams. This topic is asked in most of all exams, and the name of this topic is clause. So dear students, be very attentive in today's lecture, as you know that this topic is considered one of the most difficult chapters in English grammar. So let us start our today's topic, clause. Before discussing clause, dear students, we are going to discuss sentence first. So what is sentence? A group of words having a complete sense is called a sentence. एक ऐसा ग्रुप शब्दों का जिसकी कंप्लीट सेंस हो, यानी उसका पूरा मीनिंग हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, रामू विल सर्व यू. द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव अ सेंस और मीनिंग, सो इट इज़ नॉन एज अ सेंटेंस. ऊपर लिखित दोनों ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे. नीचे एग्जाम्पल देखिए, क्रिकेट ही प्लेज, सो विल रामू यू. These are also group of words, but they don't have any sense, so we cannot say that these groups of words are also sentence. So they are not sentences. Parts of a sentence. A sentence has two parts. First is its subject and then its predicate. So what is subject? The doer of an action or about whom something is said is known as subject of a sentence. या तो किसी काम को करने वाला या जिसके बारे में बात कही जाती है, वो सब्जेक्ट होता है. द सेकेंड पार्ट इज इट्स प्रेडिकेट. प्रेडिकेट की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं. व्हाट द सब्जेक्ट डज, या तो सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है वो इसका प्रेडिकेट होता है. व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही गई है. या तीसरी इसकी क्वालिटी जो होती है एक सेंटेंस में प्रेडिकेट को पहचानने के लिए, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को छोड़ करके जो चीज़ भी बच जाती है वो इसका प्रेडिकेट होता है. एक सेंटेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट. हियर ही इज द सब्जेक्ट because we are saying about he, or the action play is done by he, so he is subject and rest of the part plays cricket is its predicate. He is the subject of the sentence and the rest part of the sentence is known as predicate.
नेक्स्ट वी मूव टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ क्लॉज। क्योंकि क्लॉज को समझने से पहले हमें सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट और सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट का क्या काम होता है, उसका प्रेडिकेट क्या काम करता है। अब क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? क्लॉज इज़ सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसा हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो क्लॉज इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। लेकिन एक बात ये है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, बल्कि ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, इसका सब्जेक्ट होता है, इसका प्रेडिकेट होता है और उसका कंप्लीट मीनिंग होता है, इसलिए उसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। और इसमें क्या होती है? इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। क्लॉज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में उसकी एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होती है। विशेषताएं देखते हैं एक बार फिर। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि क्या ये सब्जेक्ट सेंटेंस का एक पार्ट है। नंबर 2, हमने ये देखना है इट इज़ नॉट इटसेल्फ अ सेंटेंस, कि ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। और तीसरी इसकी विशेषता ये होती है कि इसका एक फाइनाइट वर्ब होती है और इसका एक सब्जेक्ट भी होता है। अ फाइनाइट वर्ब क्या होती है? इट इज़ वेरी इजी टू रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई इन ए सेंटेंस वेदर इट इज़ अ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इट्स नंबर, पर्सन और टेंस। यदि टेंस चेंज हो जाता है तो वर्ब चेंज हो जाती है। यदि उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो भी ये चेंज हो जाती है। अगर उसका पर्सन और नंबर चेंज हो जाता है तो भी ये चेंज हो जाती है। अगर वर्ब में चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट वर्ब इज़ फाइनाइट वर्ब। एक एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। हेयर प्लेज इज़ अ फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ही जो है हमारा सब्जेक्ट, अगर हम इसकी जगह आई कर दें तो ये वर्ब प्लेज नहीं प्ले हो जाएगी। और यदि हम इसका टेंस चेंज कर दें, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और अगर हम इसका पास्ट बना दें ही प्लेड, तो हियर द वर्ब हैज़ चेंज्ड इट्स फॉर्म, सो इट इज़ अ फाइनाइट वर्ब। नाउ काइंड्स ऑफ क्लॉज। कितने टाइप्स के होते हैं क्लॉज? कौन कौन से टाइप्स हैं? क्लॉज इज़ ऑफ 3 टाइप्स। क्लॉज इज़ ऑफ 3 काइंड्स। क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। 1 इज़ प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड नंबर 3 इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्लॉज? दिस इज़ वेरी वेरी important to separate a principal clause in a sentence। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रिंसिपल क्लॉज को डिस्कस करना। ए क्लॉज विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस में जिसका अपने आप में पूर्ण अर्थ है, कंप्लीट जिसका मीनिंग है, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। इट इज़ कॉल्ड मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम मेन यानी मुख्य या फिर इंडिपेंडेंट आज़ाद वाक्य कह सकते हैं। इसका पूरा मीनिंग होता है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, और अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता। ये एक एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द फैन विच आई बॉट yesterday। This is the fan which I bought yesterday।
हेयर द अबव अंडरलाइंड सेंटेंस इज द मेन क्लॉज। जो अंडरलाइंड सेंटेंस है दिस इज द फैन, ये मेन क्लॉज है क्योंकि इसका पूरा मीनिंग है। और अगर हम इसको ना डिस्कस करके सीधा ये इंट्रोड्यूस कर दें विच आई बॉट यस्टरडे, कि जो मैंने कल ख़रीदा था। अब क्या ख़रीदा, वी डोंट नो अबाउट इट, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। दैट्स वाई दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। जबकि दिस इज़ द फैन, इसका कंप्लीट मीनिंग है, इसकी सेंस है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, और ना ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको मेन क्लॉज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया व्हाट इज़ क्लॉज और क्लॉज कितने टाइप का होता है। हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया है प्रिंसिपल क्लॉज। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, इसको रिपीट कर देता हूँ। ए क्लॉज विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज नॉन एज अ प्रिंसिपल क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जिसका मेन हो, जो जिसका मीनिंग हो, जिसका स्वयं का अर्थ हो, वह क्लॉज वाक्य में क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। जैसे दिस इज़ द फैन, ये वो पंखा है। विच आई बॉट येस्टरडे, तो हियर विच sentence or which part of the sentence has complete meaning, this is the fan. Very good. Now what is subordinate clause? This clause is known as a dependent clause। जो next part है, next जो kind है subordinate clause का, this clause is नॉन एज अ डिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम निर्भर क्लॉज कहते हैं, यानी अपने मीनिंग के लिए ये क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज। ये मेन वाक्य पे डिपेंड करता है अपने मीनिंग के लिए। जैसे हमने अभी पढ़ा था दिस इज़ द फैन विच आई बॉट येस्टरडे, तो विच आई बॉट येस्टरडे का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये वो पंखा है जो मैंने कल ख़रीदा था, तो यहाँ जो मैंने कल ख़रीदा था उसका मीनिंग अब क्लियर है किससे, दिस इज़ द फैन से। इसलिए विच आई बॉट येस्टरडे इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है यूजुअली बिगिंस विद दोज फॉलोइंग कंजंक्शंस। नीचे लिखित जो कंजंक्शंस हैं, इन कंजंक्शंस के साथ इसको शुरू करते हैं वाक्य के अंदर। when, where, which, what, how, who, whom, whose, whether, if, provided that, notwithstanding, as if, as though, as much, as far as soon as long as, so long as, according as, after, before, because, since, until, till, unless, for, though, so that, in order that, etc. और भी बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जिनसे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्लॉज इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। A coordinate clause combines the sentences of equal ranks. So principal and subordinate clause may also have coordinate clause. Subordinate clause का अपना खुद का मीनिंग नहीं होता, प्रिंसिपल क्लॉज का अपना मीनिंग होता है। अब थर्ड टाइप जो है इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, ये इक्वल रैंक होता है सेंटेंस का, दोनों का समान अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज़ ऑनेस्ट। वह भी और उसका भाई भी दोनों ही क्या हैं, ऑनेस्ट हैं। इसलिए दोनों का जो सेंटेंस है उनका रैंक एक समान है। आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज्ड अ न्यू नेकलेस। मैं मार्केट गया और एक नया नेकलेस लेकर के आया। तो यहाँ पर क्या है,
दोनों सेंटेंसेस का रैंक सेम है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में बी कंबाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जोड़े जा सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा। अब कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस देखिए, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ओ, ईदर ओ, नीदर नो, येट एंड सो। ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अगर हम इनके द्वारा किसी वाक्य को जोड़ते हैं तो हम कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, अब आपने एक एक्सरसाइज करनी है, आपने पहचानना है कि इसका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग खुद का होता है और डिपेंडेंट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है मीनिंग्स के लिए। आई शैल हेल्प हर, एक सेंटेंस है ये, और जो हमारा सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो किससे है, एज मच एज आई कैन डू। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी अ लॉट, हेयर हु से वाक्य जोड़ रखा है। रिटर्न द बुक विच आई गेव यू यस्टरडे, लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से। इसमें आपने क्या ढूंढना है, प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करना है। टेक व्हाट ही गिव्स, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप अलग हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वुड रिजाइन, what he does is not known to me, what he speaks is a matter of surprise, this is what I said। ये हमारे 10 सेंटेंसेस थे एक्सरसाइज के लिए। आपने इन 10 सेंटेंसेस में से प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करके लिखना है। ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग खुद का होता है और डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है। तो इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया है क्लॉजेस का। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है, और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, और फिर हमने एक एक्सरसाइज की है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और हमने उसको कैसे पहचानना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप होमवर्क के लिए ये एक्सरसाइज अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Thanks for watching.